हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म में हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा। हमने फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, डिवीजन ऑफ पावर्स पढ़ा, हमने सब्जेक्ट्स देखे कि यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, या फिर आपको इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वो जब स्ट्रॉन्ग होगी तो फेडरलिज्म कैसा होगा, ठीक है। फेडरलिज्म का वैसे हिंदी में मतलब होता है संघवाद। देखो, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, जब हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये माना जाता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसमें जो गवर्नमेंट है हमारी, वो थोड़ी सी टिल्टेड है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है। मतलब सेंट्रल पावर्स तो डिवाइडेड है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है बाकी की गवर्नमेंट से। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और काफ़ी सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, जो लीडर्स थे, तो उनका मानना था कि हमें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिएगा, ऐसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिएगा जिससे डाइवर्सिटीज ना हो। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो। मतलब उनको फेडरलिज्म भी चाहिए और साथ ही साथ उनको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी चाहिए। दोनों ही क्या है, अपोजिट चीज़ें हैं। फेडरल में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो। अब वो ऐसा क्यों चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ताकि क्या हो, टू स्टेम डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, ताकि सोशल और पॉलिटिकल चेंज किया जा सके और एक यूनिटी बनी रहे, ठीक है। अब इट वॉज नेसेसरी फॉर द सेंटर टू हैव सच पावर्स बिकॉज इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नॉट ओनली डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, बट देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स। अब इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो तब क्या था, तब ये ज़रूरी था सेंटर के लिए कि ऐसी पावर्स उस सेंटर के पास हो, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया जो था ना, वो प्रोविंसेस में तो डिवाइडेड था ही, जो कि ब्रिटिश ने क्रिएट किए थे प्रोविंसेस। साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स भी 500 थी, 500 से ज़्यादा ही थी प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर जो राजा थे वो रूल करते थे, ठीक है। तो 500 प्रिंसली स्टेट्स भी थी। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई जा रही है इसमें। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इसलिए चाहते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स इसलिए चाहते थे ताकि वो एक यूनिटी क्रिएट कर सके, कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सके, ठीक है, स्टेट्स बना सके, नई स्टेट्स भी क्रिएट कर सके, ऐसा वो चाहते थे। अब यूनिटी के अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये भी बिलीव करते थे कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके सॉल्व कर सकती है, हैंडल कर सकती है। पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन चाहिए था। द कंसर्न फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रॉम्प्टेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये यूनिटी बनाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, इसी चीज़ों के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। अब हम कुछ प्रोविजंस देखते हैं, ठीक है। प्रोविजंस का हिंदी में मतलब होता है प्रावधान। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है। फर्स्ट पॉइंट, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। अब जो भी
स्टेट एग्जिस्ट करती है, स्टेट नई स्टेट बनानी है, टेरिटरीज बनानी है, ये सारा काम किसके हाथ में होता है? पार्लियामेंट के हाथ में होता है। पार्लियामेंट के पास एम्पावर्ड का मतलब होता है अथॉरिटी होना, किसी भी चीज़ की पावर होना। तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो नई स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, टेरिटरी को सेपरेट करके किसी भी स्टेट से, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट को एक साथ लाके एक स्टेट बना सकते हैं। ऐसा पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर है। इट कैन ऑल्सो ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी एरिया को अगर अलग करना हो, इंडिपेंडेंट बनाना हो, या फिर किसी स्टेट का रीनेम करना हो, नया नाम रखना हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी अथॉरिटी भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कराता है बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को सिक्योर करने के लिए। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस भी होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है ना, तो जो पावर है उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। देखो, विच कैन टर्न आर फेडरल पॉलिटी इनटू अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। अगर एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज सिस्टम को अपना सकती है। अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो पावर जो है वो लॉफुली, ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइज हो जाएगी। और जो पार्लियामेंट है वो ये भी एज्यूम करती है कि जो पावर है वो लॉज बनाती है जो कि स्टेट्स के जुरिस्डिक्शन में हो, इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अभी हमारा थर्ड पॉइंट आता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास फाइनेंशियल पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें हमने सब्जेक्ट्स में पढ़ी थी, यूनियन लिस्ट में पढ़ी थी। इन द फर्स्ट प्लेस आइटम जनरेटेड रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी फंड जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, और स्टेट्स जो है वो सेंटर पर डिपेंडेंट होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, ठीक है, कि कितना फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी। दूसरी चीज़ है कि इंडिया ने एक ऐसी प्लानिंग अडॉप्ट की थी एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी हुई। प्लानिंग लेड टू कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। अब इस प्लानिंग से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक डिसीजन की जो पावर थी वो सेंट्रलाइज हो गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। और जो प्लानिंग कमीशन था वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो अब ये जो प्लानिंग कमीशन है ये कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी है जो कि कंट्रोल करती है एज वेल एज सुपरवाइज करती है रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स। जो भी रिसोर्सेज होते हैं स्टेट्स के, उन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करने का काम, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? प्लानिंग कमीशन का होता है। बिसाइड्स यूनियन गवर्नमेंट यूजेज इट्स डिस्क्रिशन टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू दी स्टेट्स। अब यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर भी होती है कि वो जो भी लोन्स वगैरह देने होते हैं स्टेट्स को, ये सारी चीज़ भी यूनियन गवर्नमेंट देती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इज कंसिडर्ड लोप साइडेड एंड हैज़ लेड टू चार्जेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेट्स रूल्ड बाय एन अपोजिशन पार्टी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का उसे लोप साइडेड कंसिडर किया गया, यानी कि लोप साइडेड का मतलब होता है असंतुलित। इससे क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी होता रहता अगेंस्ट स्टेट्स रूल्ड बाय एन अपोजिशन पार्टी, जो कि एक दूसरी पार्टी जो है वो उसके द्वारा रूल की जाती है, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया है। एज यू विल स्टडी लेटर द गवर्नर, गवर्नर को हिंदी में हम राज्यपाल कहते हैं। तो जो गवर्नर है उसके पास ये पावर है कि वो स्टेट को डिसमिसल कर सकते हैं। डिसमिसल का मतलब होता है बर्खास्त करना, यानी कि हटा देना। स्टेट गवर्नमेंट को हटा भी सकती है। और डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, असेंबली जो गवर्नमेंट है उसको भी हटा सकती है। इसके अलावा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि
जो भी बिल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया उसको रिजर्व कर सकती है। प्रेसिडेंट जब तक उसको अप्रूवल नहीं दे सकता है तब तक उसको रिजर्व रख सकती है। इससे दिस गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डिले द स्टेट लेजिस्लेशन। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो स्टेट लेजिस्लेशन ने जो भी नोटिस जो भी बिल दिया है उसको डिले कर दिया जाए और ऐसे बिल्स को एग्जामिन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि देयर में बी ओकेजन्स व्हेन द सिचुएशंस में डिमांडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट। अब यहाँ पर ऐसा भी ओकेजन आता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के कुछ मैटर्स को क्या करे, इम्प्रूव करे या फिर कुछ मैटर्स को ऐड करे उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ द मूव इज़ रेटिफाइड बाय द राज्यसभा। अब ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब राज्यसभा इसको अप्रूवल देगी। रेटिफाई का मतलब होता है मंजूरी देना। ठीक है, जब राज्यसभा अप्रूवल देगी तभी ऐसी चीज़ पॉसिबल है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर से ज़्यादा है। Furthermore, the central government may choose to give instructions to the state government. आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब हमें एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 257 का पार्ट 1। जो एग्जीक्यूटिव पावर है हर एक स्टेट की वो इस तरीके से एक्सरसाइज की जानी चाहिए कि उससे जो यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें बाधा ना आए, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट की वो उसे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस भी देनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस भी देनी चाहिए। ठीक है, ये इस आर्टिकल 257 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया था। अब आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव का चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव का चैप्टर। अब इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन है पूरी टेरिटरी के लिए। ठीक है, ऑफिसर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गए जो कि कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। स्टेट जो है वो किसी भी टाइप का एक्शन नहीं ले सकती है इनको रिमूव करने में या फिर इनको अपॉइंट करने में। स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आर्टिकल 33 एंड 34 पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है to protect the persons in the service of the union or state in respect of any action taken by them during martial law to maintain or restore order। की व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्शल लॉ के दौरान ये जो पर्सन्स हैं जो कि यूनियन और स्टेट की सर्विस के अंदर थे, मतलब इनमें इन्वॉल्व जो पर्सन्स थे, अगर इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया गया है तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि इन पर्सन्स को वो प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, इससे क्या होता है, अब जो यूनियन गवर्नमेंट है ये जो प्रोविजंस ये दिखाते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। यूनियन गवर्नमेंट की पावर को ये स्ट्रेंथन करता है, बढ़ाता है। और द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये एक्ट जो है वो बनाया गया था इन प्रोविजंस के बेसिस पर। अब ये जो एक्ट है वो टेंशन्स क्रिएट करता है लोगों के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। ठीक है, सो ये वाला हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज़ फेडरल सिस्टम। क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, एंड और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।